हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोगों ने ये सीखा हुआ था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नॉट से, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। अब देखिए, डेल्टा नॉट और डेल्टा टी के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। इस रिलेशन को आप दिमाग में रखें। ये होता है आपका रिलेशन डेल्टा टी इज इक्वल टू ये 4/9 और डेल्टा नॉट ये हो गया। ये रिलेशन आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपको डेल्टा नॉट की वैल्यू मालूम है और डेल्टा टी की वैल्यू नहीं मालूम है तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन आप आसानी से किसी एक कॉम्प्लेक्स की CFSE वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE वैल्यू। ठीक है, फॉर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, खास तौर से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है भाई, स्प्लिटिंग एनर्जी, ये डेल्टा नॉट वैल्यू के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उन फैक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिनके केस में जिनकी वजह से डेल्टा नॉट या डेल्टा टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है या सेम रहती है। ठीक है भाई, तो अब स्प्लिटिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्प्लिटिंग के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने खास तौर से जो सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड्स को कंसीडर क्या किया हुआ है, पॉइंट चार्ज कंसीडर किया हुआ है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को CFT ने कंसीडर किया है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, और इसने लिगेंड्स को कंसीडर किया हुआ है नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव है, पास में आएंगे अट्रैक्शन होगा और जो अट्रैक्शन होगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, परंतु यहाँ पर रिपल्सन भी होता है। अगर खास तौर से देखें तो जो आपका ये सेंट्रल मेटल एटम है तो इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल तो है, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल है, परंतु इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में डले हुए हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे, हर एक एलिमेंट्स के पास में रहते हैं। अब देखिए, और लिगेंड्स के बारे में बात करें तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर हो गया। तो लोन पेयर क्या है भाई, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है लोन पेयर जो होता है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये दो स्पीशीज पास में आएंगे तो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों के पास में नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पास में आएंगे तो रिपल्सन होगा भाई, रिपल्सन होता है। लिगेंड्स जब सेंट्रल मेटल एटम के पास में पहुंचता है तो इस रिपल्सन की वजह से होने लगता है स्प्लिटिंग। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। हालांकि ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसके केस में ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा, किसके केस में कम स्प्लिटिंग होगा। अब ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, खास तौर से हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी बोल रहा हूँ हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है भाई, लिगेंड्स खासतौर से 2 टाइप के होते हैं, जर्नली बोल रहा हूँ। जर्नली लिगेंड्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जिसमें से डोनर एटम होता है आपका कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। कहीं तो मैं इस इंफॉर्मेशन को लिख देता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं इसमें से कार्बन, अगर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस अगर ये डोनर एटम होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। कोई भी लिगेंड जिसमें से ये एटम्स आपके डोनर एटम की तरह काम करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बात करता हूँ, वीक फील्ड लिगेंड में तो इसमें होता क्या है भाई, इसमें से ऑक्सीजन, सल्फर या हैलोजन्स ये डोनर एटम होते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने सीखा होगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आप इस कॉन्सेप्ट को, इतना छोटी सी इंफॉर्मेशन आप दिमाग में रखें, आसानी से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT थ्योरी भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपके डोनर एटम है और ये इसमें से जो डोनर एटम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप कंपेयर करिए तो खास तौर से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपैरिजन टू वीक फील्ड लिगेंड्स में जो डोनर एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होता है। मतलब कार्बन की ऑक्सीजन से कम होगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और फास्फोरस की क्या हो जाएगा, हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई अगर आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है।
ठीक है, ये पार्ट तो पढ़ा होगा भाई। तो खासतौर से अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो डोनर एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, वीक फील्ड में जो डोनर एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब देखिए भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो डोनर एटम है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। इनमें टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है भाई। अब इनमें अगर टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन कम है तो मतलब है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ये जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करते हैं क्योंकि ये पुल करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करते हैं, देने के बजाय ये पुल करते हैं। इनमें देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इनमें, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अब देखिए भाई, मान लीजिए जाए कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इनमें डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इनकी टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन कम है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा होगी तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो जब कभी भी ये लिगेंड्स दिए हुए हैं तो इनकी, जब कभी भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ है तो वहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेंगे। जब ये डोनेट करेंगे फॉर द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ये लोन पेयर आकर के एक दूसरे के साथ में रिपल्सन पैदा करेंगे, ठीक है। और जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। कैसी स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट फैक्टर है द नेचर ऑफ लिगेंड, ये हो गया भाई द नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग कंक्लूड करते हैं कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा और डेल्टा नॉट या डेल्टा टी की वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काजेज मोर रिपल्सन, काजेज मोर रिपल्सन, ओके, and more splitting also, hence CFSE वैल्यू क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अगर आपका प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में तो वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा और उस कॉम्प्लेक्स की CFSE वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में बात करता हूँ, वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है भाई, वीक फील्ड लिगेंड्स काजेज लेस रिपल्सन, ठीक है भाई, काजेज लेस रिपल्सन। तो इसके केस में CFSE वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में CFSE वैल्यू ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, रीजन क्या होता है कि रिपल्सन ज़्यादा होता है। वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में CFSE वैल्यू लो होगी क्योंकि इसके केस में रिपल्सन कम होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया भाई। और लोन पेयर बेसिकली जो हम यहाँ लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं तो लिगेंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, ना कि पुल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है और वीक फील्ड लिगेंड्स में टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। तो इस कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज करके इस पॉइंट को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। अब देखिए भाई एक और पार्ट, अगर मैं बातचीत करता हूँ सेकेंड फैक्टर के बारे में, ये भी हो गया आपका सेकेंड फैक्टर क्या हो गया भाई, द नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है भाई। तो द नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम CM है, कहीं थोड़ा सा स्पेस लेने के लिए हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा भाई, हमने लिगेंड्स के नेचर के बारे में बातचीत कर लिया। लिगेंड्स का भी एक अपना रोल होता है इन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग CFSE वैल्यू फॉर एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई। अब हम सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो खासतौर से आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है तो D ब्लॉक के एलिमेंट्स खासतौर से होते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इनके पास में क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखिए भाई, D ब्लॉक में आप लोगों ने कितनी सीरीज पढ़ी हुई है, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। तो कहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3D सीरीज हो गया, ये 4D सीरीज हो गया, ये 5D सीरीज हो गया, ठीक है। 3D सीरीज में जो एलिमेंट्स आपके D ब्लॉक के प्रेजेंट हैं तो यहाँ से स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, डॉट डॉट यहाँ से क्या हो गया, जिंक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टर्बियम हो गया, टाइटेनियम जिरकोनियम हो जाएगा, फिर इसमें जिंक कैडमियम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लैंकनाइट सीरीज, ये हाफनियम हो जाएगा और ये क्या हो गया, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, ये हो गया भाई। ये होता है आपका D ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा एंड यहाँ से होता है, ठीक है। 3D सीरीज में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 4D सीरीज में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और 5D सीरीज में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई,
यहाँ पे हमें देखना है कि 3D सीरीज का या 4D सीरीज का जो सेंट्रल मेटल एटम होगा तो उसके केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा कि कम होगा। आप ध्यान दीजिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट, हम लोगों ने सीखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में कि अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा, और जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो क्या होता है भाई, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने लगते हैं, नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज होने लगते हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने लगते हैं तो क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब जल्दी निकलेंगे, जब बाहर रहेंगे, जितना दूर रहेंगे, तो मतलब क्या है कि वहाँ पर लिगेंड्स रखा हुआ, तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में रिपल्सन होने लगता है। रिपल्सन ज़्यादा होगा, अगर एटम का साइज ज़्यादा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होंगे जो आसानी से निकाले जा सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ में रिपल्सन पैदा करेंगे, लोन पेयर के साथ में। ठीक है, लोन पेयर के साथ में, जो लोन पेयर है किसका, लिगेंड्स के लोन पेयर के साथ में रिपल्सन पैदा करेंगे। अगर रिपल्सन होता है तो वहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। बहुत ही सिंपल बात है। खासतौर से अगर मैं छोटे एटम के बारे में बात करूँ तो छोटे एटम में नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं। स्मॉल एटम के बारे में बात करें, जो टॉप में रखे हुए हैं उनका साइज कम होता है, तो उसमें क्या होगा भाई, नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाएंगे। न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास में होगा, ठीक है ना भाई, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं किए जाएंगे, न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके रखेगा, तो जब कभी भी लोन पेयर लिगेंड्स के आएंगे तो वहाँ पर रिपल्सन कम होने लगता है, और रिपल्सन कम होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम होने लगती है। तो ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर दिमाग में रखें कि जब कभी भी आप ऊपर से नीचे जाएंगे इन ए ग्रुप, ठीक है भाई, और इन सेंट्रल मेटल, इन एलिमेंट से बना हुआ कॉम्प्लेक्स क्या होगा भाई, अगर ये मान लिया जाए कि 4D सीरीज का सेंट्रल मेटल एटम दिया हुआ है और एक कॉम्प्लेक्स में 3D सीरीज का सेंट्रल मेटल एटम दिया हुआ है, तो 4D सीरीज से बना हुआ कॉम्प्लेक्स, 4D सीरीज से बना हुआ कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ये 3D सीरीज के सेंट्रल मेटल एटम से बना हुआ कॉम्प्लेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, यहाँ पर जैसे मान लिया जाए कि कॉपर, ये सिल्वर और ये गोल्ड होता है, ये होता है भाई, ठीक है। ये कॉपर से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स ले लिया, कॉपर, ये NH3 हो गया, होल 6 ले लिया और यहाँ पर +2 कर लिया भाई, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये सिल्वर से भी एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, सिल्वर, ये NH3 और होल 6 कर लिया और यहाँ पर हो गया प्लस कर लिया, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखें। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में अगर क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में किस कॉम्प्लेक्स की CFSE वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसमें अगर आप देखें तो लिगेंड्स सेम है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, परंतु यहाँ पे अगर आप सेंट्रल मेटल एटम के साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिल्वर का कॉपर के कंपैरिजन में साइज ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट इस कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर हो जाते हैं, और वो किसके पास में चले जाएंगे, लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स, तो वहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होने लगता है। तो यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में रखें, CFSE वैल्यू increases going down the group, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है, बहुत ही आसानी से इन सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, ठीक है भाई। तो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के केस में साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम मैटर करता है, और नेचर ऑफ लिगेंड्स के केस में ये मैटर करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है या वीक फील्ड लिगेंड दिया हुआ है। चलिए इसके बाद में एक और फैक्टर के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है, जो आपका थर्ड फैक्टर है। तो थर्ड फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अभी तक तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अगर जैसे साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीज होता है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होने लगता है, रीजन क्या होता है, रिपल्सन ज़्यादा होता है, और रिपल्सन होने की वजह से डेल्टा नॉट या डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा, डेल्टा टी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ठीक है भाई। जो थर्ड फैक्टर है आपका, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, CMA, ठीक है भाई, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ख़ास तौर से ये देखा जाता है कि जो आपका CF ऐसी वैल्यू होती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम होती है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है।
CFSE वैल्यू ज़्यादा होती है जिन कॉम्प्लेक्सेज में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया Fe और ये Cn होल पावर 6 हो गया और यहाँ पर मैंने कर लिया 3 माइनस, और ये FeCN होल पावर क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ पर कर लिया मैंने 4 माइनस। ठीक है भाई, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेज में अगर आप देखें तो दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल बाय नेचर। ठीक है भाई, अगर दोनों कॉम्प्लेक्सेज में देखें तो सेम टाइप का लिगेंड्स भी दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मुझे ये डिटरमिन करना पड़े कि किस कॉम्प्लेक्स की CFSE वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, -6 उधर जाएगा तो -3 + 6 कितना हो जाएगा, इसमें से Fe 3+ हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो -6 अगर उधर जाएगा तो -4 + 6, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सेकेंड कॉम्प्लेक्स। तो मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप सेंट्रल मेटल एटम की ज़्यादा होती है तो उसकी CFSE वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है खास तौर से, अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अगर इसका चार्ज +3 है तो मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। भाई प्लस चार्ज अगर आ रहा है तो मतलब क्या, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसने इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन पुल करने की। ठीक भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर मेरे पास में एल्युमिनियम 3+ है, ठीक है भाई, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एल्युमिनियम प्लस। ठीक है, दोनों के पास में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, डिफरेंट चार्ज बोल सकते हैं। अच्छा, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है क्या, नहीं, केवल एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रलाइज फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस वन इज हैविंग हायर या मैक्सिमम टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होता है वहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन पुलिंग होगा, ये क्या करेगा, जब पुलिंग करेगा तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो लिगेंड्स के लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में रिपल्सन होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, परंतु न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चन फेस करेंगे तो इन फैक्टर्स का बहुत ही एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद में हम 4th फैक्टर के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है भाई, तो अभी तो हम लोगों ने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, द नेचर ऑफ लिगेंड्स एंड नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, तो ये हो जाता है आपका द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। तो इन जनरल CFT थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जिनके CFSE वैल्यू के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। एक हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो दूसरा हो जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है भाई, अब देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, वेरी क्लियर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं भाई, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए भाई, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करूं तो सेंट्रल मेटल एटम से 6 लिगेंड्स अटैच होते हैं। अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूं तो सेंट्रल मेटल एटम से 4 लिगेंड्स अटैच होते हैं। अब देखिए, जहां पर ज़्यादा लिगेंड्स होंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा होंगे और वहां पर रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है भाई, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 4 ही लिगेंड्स होते हैं, तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ लिगेंड्स है तो लेस नंबर ऑफ लोन पेयर भी होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर भी होंगे और रिपल्सन भी कम होगा। हम यहाँ पर केवल ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं सोलेली बेस्ड ऑन द रिपल्सन। जहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा आप यही डिटरमिन करना है कि रिपल्सन कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, उसी के आधार पर हम ट्रेंड निकाल लेते हैं। ठीक भाई, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में रिपल्सन ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से ज़्यादा अटैच होते हैं और रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की CFSE वैल्यू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा होती है। तो चलिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैव मोर CFSE वैल्यू देन that of
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे ऑक्टाहेड्रल के केस में कुछ ऐसा रहता है, आपने देखा होगा, यहाँ भी लिगेंड्स हो गया, लिगेंड्स यहाँ भी लिगेंड्स, यहाँ भी लिगेंड्स, यहाँ भी लिगेंड्स, ये लिगेंड्स हो गए भाई, 6 लिगेंड्स हो गए। और टेट्राहेड्रल में कितने हो जाएंगे, ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स, ये लिगेंड्स, 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 लिगेंड्स। रिपल्सन किस में ज़्यादा होना चाहिए, लिगेंड्स इसमें ज़्यादा लगे हुए हैं। और हर एक लिगेंड्स के बाद में, हर एक लिगेंड्स के पास में एक ही मिनिमम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर तो होगा ही होगा, ठीक है। रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसमें रिपल्सन कम होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में अब हम बातचीत करते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है भाई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT के एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है भाई। इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट क्या है आपका, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, CMI कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल आयन, CMI, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर आप डिटरमिन करना चाहते हैं क्या, CFSE वैल्यू, ठीक है भाई, CFSE वैल्यू, तो ये वैल्यू डिटरमिन करने के पहले आपको उस कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना पड़ेगा। अगर ये आपको मालूम है तो CFSE वैल्यू उस कॉम्प्लेक्स की आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका एक रास्ता साफ हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो आपका मान लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है, Eg के जो पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, T2G की पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, T2G में, तो उनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वेरी सेंटर हो जाता है, डेल्टा नॉट हो जाता है, -2/5 हो जाता है, ये गैप हो जाता है 3/5 हो जाता है, कुछ ऐसा रहता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, किसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, इस सेंट्रल मेटल आयन के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, जैसे हो गया आपका Fe और ये आपका Cl4 हो गया, और यहाँ पर कर दिया मैंने माइनस कर दिया, ठीक है भाई, ये -2 कर लेते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो स्टेप्स फॉलो करते आ रहे हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया था भाई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आप निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो -4 हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज -2 दिया, तो -4 जब उधर जाएगा तो -2 + 4 = +2 हो जाएगा। तो इसमें से Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2। ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है भाई। सेंट्रल मेटल आयन जो दिया है, क्या इसका चार्ज कितना हो गया, +2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके अब आप इसमें जंप करेंगे। हालांकि ये टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल में T2G की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, Eg की एनर्जी कम हो जाती है। इसमें से क्या हो जाएगा, ये T2G आपका टॉप में रहेगा, T2G, और Eg आपका बॉटम में रह जाता है, Eg ये आपका बॉटम में हो जाता है। इसमें -3/5 रहेगा, इसमें 2/5 हो जाता है, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर खास तौर से क्या है भाई, जो एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर आप यूज करना चाहते हैं, या CFSE वैल्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर डिटरमिन करना चाहते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स के जो सेंट्रल मेटल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयनिक फॉर्म में आपको निकालना है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, फिर इसके बाद में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, यहाँ पे क्या है आपका Fe2+ है। अगर मैं Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूँ, आयरन का तो 26 होता है, तो ये हो गया 3d6 और ये 4s2 हो जाता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए, तो ये हो जाएगा 3d6, ये 3d6, ये 3d6 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगली फिल कर देंगे, ऐसा आप लोगों ने सीखा हुआ है। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पर फिल करने वाले हैं, तो कैसे फिल करेंगे, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड,
भाई लिगेंड्स का रोल आ जाता है यहाँ पर। लिगेंड्स कैसा, हम लोगों ने देखा हुआ कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ CFAC वैल्यू कैलकुलेट करने के पहले इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स भी या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। अब देखिए आप लोगों ने सीखा होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में जो डोनर एटम होते हैं कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये फास्फोरस होता है, ठीक है, फास्फोरस हो गया। वीक फील्ड लिगेंड जो होता है, वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर या हाइड्रोजन से डोनर एटम होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है। ये क्या होता है भाई, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, पी क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है भाई, ये पेयरिंग एनर्जी। इसमें से वीक फील्ड लिगेंड्स में डेल्टा नॉट की वैल्यू कम होती है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी। तो इस वजह से वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पेयरिंग एनर्जी होता क्या है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल है ना भाई, अगर ये इसमें ला करके यहाँ पे करेंगे सिंगली फील्ड देन डबल करेंगे तो एक ऑर्बिटल में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, उसको आप बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, ठीक है भाई। अब देखिए आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में सीखा होगा एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी एज वेल एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी से कुछ भी अगर ज़्यादा है, कुछ भी इवन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी भी अगर ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर पेयरिंग एनर्जी से अगर थोड़ी भी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है दैट इज़ डेल्टा नॉट वैल्यू। अगर डेल्टा नॉट वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाता है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब है वहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब है कि वहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का एप्लीकेशन आपको वहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये कंडीशन आप दिमाग में रखें। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में ये डोनर एटम होते हैं और इसके केस में डेल्टा नॉट की वैल्यू हमेशा पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है। वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में ये डोनर एटम होते हैं और इसके केस में डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होती है और इसके केस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसके केस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है भाई। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये चीज़ अगर आपको निकाल लेते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स की CFAC वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब देखिए CFAC वैल्यू हम लोग क्यों डिटरमिन करते हैं, अगर CFAC वैल्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स की आप डिटरमिन कर सकते हैं तो यहाँ से आप डिटरमिन कर सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, उस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी भी एज वेल एज उस कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी भी आप डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा एप्लीकेशन जो है जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का है दैट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आप किसी भी कॉम्प्लेक्स के बारे में ये डिटरमिन कर सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक बाई नेचर है, ये डायमैग्नेटिक बाई नेचर है। उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी आप डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये हो गया आपका सेकेंड एप्लीकेशन में लिख देता हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, अगर पैरामैग्नेट है क्या, पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर डायमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक तो सेंट्रल मेटल एटम हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। अब देखिए जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स ले लिया Fe और ये Cn6 हो गया और यहाँ पर कर लिया -3 कर लिया, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में मुझे डिटरमिन करना है पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या है, इसका सेंट्रल मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए, -6 हो जाएगा क्योंकि आपका साइनहाइड आयन है, इसका चार्ज -1 होता है, -6 जब उधर जाएगा तो -3 + 6 = 2 + 3 हो जाएगा, मतलब Fe की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई इसमें, ठीक है। Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, ये 3d6 4s2 हो गया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3d5, ये हो गया भाई। अब यहाँ से आप लगा सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि लिगेंड्स कितने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं। चलिए भाई यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर हो गया Eg की एनर्जी
ज़्यादा होती है देन T2G, किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में, ठीक है भाई। और ये हो जाता है आपका -2/5 और ये हो जाता है 3/5, ठीक है भाई। ये 3d5 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन सिंगली यहाँ पर फिल कर देंगे। चलिए अब इलेक्ट्रॉन्स डालना शुरू करते हैं। ये हो जाता है आपका डेल्टा नॉट 1 2 3। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एंटर करना चाहिए कि यहाँ पे एंटर करना चाहिए, हम ये डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट। ये आपका कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड है, क्योंकि डोनर एटम क्या है भाई, कार्बन होता है और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे होगा और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। CFS वैल्यू हमें नहीं निकालना है तो हम यहाँ पे डेल्टा नॉट की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करेंगे, हमें ये डिटरमिन करना है कि ये कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक बाई नेचर है या डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस पोर्शन से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको केवल फोकस करना है इन स्प्लिट ऑर्बिटल्स पर द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे केवल फोकस करना है। डेल्टा नॉट की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से नहीं कैलकुलेट करेंगे, केवल इस पोर्शन से। ये है रिजल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कितना 1, तो क्या ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, ऑफ कोर्स ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है भाई। एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट n+2 होता है भाई, जहाँ पर n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस कॉम्प्लेक्स में कितने हैं, 1। आप प्लग इन करिए 1 ब्रैकेट 1+2 और यहाँ पे क्या हो जाए √3 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.73 हो जाएगा। इसका यूनिट जो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन, ठीक है भाई। BMW मत करिए भाई, BMW तो बहुत कॉस्टली में चला जाएगा, सस्ते में निपट जाइए। BMW नहीं यूज करना है, ठीक है भाई। बोर मैग्नेटॉन हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोर मैग्नेटॉन 1.73 बोर मैग्नेटॉन, ये हो गया भाई। अच्छा, अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स की स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये हो गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1। s की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, s क्या होता है, s = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये जो n होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो मालूम है, रख दीजिए, s की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनको डिवाइड कर दीजिए 2 से, वो s की वैल्यू हो जाती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। प्लग इन करिए, 2 × 1/2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाती है, 2। तो ये डिटेल आप डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये है आपका एप्लीकेशन। चलिए अब इसके बाद में हम थर्ड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जो आपका थर्ड एप्लीकेशन है, दैट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस यहाँ पर आपका रेडिएशन से रिलेटेड है, जैसे कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मतलब है कि यही एक ऐसी थ्योरी है, हम लोगों ने कितनी थ्योरी स्टडी की हुई है, ये थर्ड थ्योरी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT थ्योरी। यही एक ऐसी थ्योरी है जिससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का हम कलर डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है भाई, कलर डिटरमिन कर सकते हैं। खासतौर से आप लोगों ने D/N/F ब्लॉक के चैप्टर में सीखा होगा कि जो D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं और इनसे बनने वाले कॉम्प्लेक्स भी कलरफुल हो जाते हैं, इनसे बनने वाले कॉम्प्लेक्स भी कलरफुल हो जाते हैं। अब देखिए कलर क्यों शुरू करते हैं। अब देखिए भाई, D ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे बनने वाले सभी कॉम्प्लेक्स आपके कलरफुल नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। तो हम ये कैसे डिटरमिन करेंगे कौन से कॉम्प्लेक्स आपके कलरफुल होंगे और कौन से कलरफुल नहीं होंगे। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो जो थर्ड एप्लीकेशन है, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई, कलर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है भाई, कलर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब ध्यान दीजिए भाई, सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि हम ये कैसे डिटरमिन करेंगे कौन से कॉम्प्लेक्स आपके कलरफुल होंगे, कौन से कॉम्प्लेक्स कलरफुल नहीं होंगे, और ये कलरफुल क्यों होते हैं। मान लीजिए कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसमें स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऐसे रहता है भाई,
ठीक है। ये Eg आपका टॉप में रहता है और T2g आपका बॉटम में हो गया, ठीक है। T2g और ये Eg हो गया, ठीक है। ये बेरी सेंटर हो गया डेल्टा नॉट, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्पिन है, ठीक है। अब एक स्पिन तो लोअर ऑर्बिटल सेल में आपको ये इलेक्ट्रॉन्स एंटर कराना है, हो गया भाई। अब ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि अगर मैं इसको एक एनर्जी, लाइट एनर्जी इसको सप्लाई करता हूँ एक्सटर्नली, अगर बाहर से इसको एनर्जी मैं सप्लाई करता हूँ। आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखा हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है कांस्टेंट होती है, भाई फिक्स रहती है। अगर इसने एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन को, नहीं सॉरी, इसने अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो जिस ऑर्बिटल में है वो हायर ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। हर एक रेडिएशंस की एक अपनी वेवलेंथ होती है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा और उस वेवलेंथ में वो जो लाइट का जो कलर होता है, उस एनर्जी का कलर होता है, एक पर्टिकुलर कोई ना कुछ कलर ही रहेगा, वेवलेंथ में कुछ ना कुछ उस रेडिएशन का कलर रहेगा। अब ध्यान दीजिए भाई, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेड मोड में जाएगा, ठीक है। एक्साइटेड मोड में क्या करेगा, ये लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, ध्यान दीजिए, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, परंतु ये हायर ऑर्बिटल है, ये लोअर ऑर्बिटल है। तो जब इसको एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी, इसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा तो ये क्या करेगा, एक्साइटेड मोड में आकर के लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब देखिए भाई, ये ऐसा तो नहीं कि ऊपर गया तो अब वापस नहीं आएगा। 10⁻⁸ सेकेंड, बहुत ही कम समय यहाँ पर स्टे करके फिर ये अपना ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा, ओरिजिनल स्टेट में, ठीक है भाई, वापस आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब इसने कुछ ना कुछ जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ में, ठीक है, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, जो भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पर आकर के जब ये वापस आएगा तो वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज करेगा, ये रेडिएशन रिलीज करेगा। तो यहाँ पे तो एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे तो एब्जॉर्ब कर रहा है और ये यहाँ से रिलीज कर रहा है, ठीक है। और जब ये रिलीज करेगा, जब एनर्जी ये रिलीज करेगा तो रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करेगा और वो रेडिएशन की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ रहेगी और वो वेवलेंथ रहेगी तो कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ कलर रहेगा, तो यहाँ पर ये कलर शो करेगा। तो अब देखिए, जो वेवलेंथ यहाँ पर जो रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करता है तो इसका कुछ ना कुछ कलर होता है, फिर इसके बाद में वही से अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज करेगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज करेगा, सेम रेडिएशन यहाँ से रिलीज करेगा ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर भी वही कलर शो करेगा, परंतु ये सेम एग्जैक्टली वही सेम कलर नहीं शो करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। कॉम्प्लीमेंट उसके जैसा, एग्जैक्टली सेम नहीं, उस कलर के जैसा, जैसा कलर यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है, जिस कलर की लाइट यहाँ पर इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है, इसी का सेम नहीं, इस लाइट के जैसा ही कलर यहाँ पर रिलीज करेगा। अब ध्यान दीजिए भाई, ये तो पार्ट बहुत ही क्लियर हो गया कि ये कलर क्यों शो करते हैं। कलर इस वजह से शो करते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है तो हायर ऑर्बिट में जाते हैं, जब ये ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो रेडिएशन रिलीज करते हैं और वहाँ पर कोई ना कोई कलर्स ये शो करते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे मान लिया जाए कि एक ऐसी सिचुएशन ले लेता हूँ, ये ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड है, ये ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है भाई, ये ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको मैंने कम्प्लीटली फिल्ड कर दिया, ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है। अगर मैं इनको एनर्जी देता हूँ इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जंप करके ऊपर तो चला जाएगा, परंतु यहाँ पर कोई जगह भी तो होना चाहिए लोकेट होने के लिए, कोई भी जगह नहीं यहाँ पर स्टे करने के लिए, जाएगा मूव करके वापस आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं रहेगा, कोई भी एक फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के लिए कहीं पर रुकने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, वापस फिर आ जाएगा। और फिर भी ये तो बहुत पेयर्ड पोजीशन है, एक्साइटेड मोड में लाने के लिए बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, जब एक स्पिन यहाँ से ऊपर जाएगा, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर डी टू डी ट्रांजिशन होगा, परंतु ऐसे पोजीशन में जब सभी ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं तो यहाँ पर डी टू डी ट्रांजिशन नहीं होगा। मतलब ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाती है कि जिन कॉम्प्लेक्सेज में डी टू डी ट्रांजिशन होता है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जंप करके पहुँचेगा फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो कॉम्प्लेक्सेज आपके कलरफुल होंगे। और वो कॉम्प्लेक्सेज जिसमें से डी टू डी ट्रांजिशन नहीं है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेज जिनमें डी टू डी ट्रांजिशन नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्सेज आपके कलरफुल नहीं होंगे। ये चीज़ मतलब है कि जो D1, D2, D3, D4, D5
D6 और D7 और D8 और ये D9, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, अगर उसका ये कॉन्फ़िगरेशन है, सेंट्रल मेटल आयन अगर उसका ये कॉन्फ़िगरेशन है, वो होगा आपका क्या होगा, कलरफुल होगा, वो कॉम्प्लेक्स होगा आपका कलरफुल। अगर यहाँ पे लिख देता हूँ कलरफुल हो जाएंगे भाई, कलरफुल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, कलरफुल ये कलर शो करेंगे। अगर आपका D0 है या D10 है, ये होंगे आपके कलरलेस कॉम्प्लेक्स, कलरलेस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनमें से नो D to D ट्रांजिशन, ये हो जाता है D to D ट्रांजिशन। इन कॉम्प्लेक्सेज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे, इन कॉम्प्लेक्सेज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्सेज हो जाते हैं कलरलेस और ये होते हैं आपके कलरफुल, क्योंकि इनमें D to D ट्रांजिशन होता है, इनमें D to D ट्रांजिशन, इनके केस में D to D ट्रांजिशन नहीं होता है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं बातचीत करूँ कहिए तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पोर्शन को मैं हटा करके, द complexes in which central metal ion has unpaired electrons absorb energy to jump from lower orbital to higher orbital, lower orbital to higher orbital, and when they return, yeah, when the electron, we can mention, when the electron returns to its ground state, it releases radiation in the form of colors. ये फैक्ट होता है भाई, इन द फॉर्म ऑफ कलर्स। अब देखिए भाई, अगर कोई कॉम्प्लेक्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एक पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, फिर इसके बाद में जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो रेडिएशन को रिलीज करेगा और कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। तो हम ये कैसे डिटरमिन करें कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा? तो अब देखिए भाई, यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखें, ये जो मैं एक डायग्राम आपको शो कर रहा हूँ, इस डायग्राम को फॉलो करें और यहाँ से आप आसानी से कलर डिटरमिन कर सकते हैं। ये विबग्योर के बारे में तो सुना होगा, विबग्योर कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। विबग्योर जो वाइट लाइट होती है तो इतनी रेडिएशन उसमें प्रेजेंट होती है। वी हो गया, बी हो गया, ये जी हो गया, ये वाई हो गया, ओ हो गया और ये आर हो गया। ये चीज़ दिमाग में रखें। अब देखिए भाई, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मान लिया जाए कि ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब करता है, ऑरेंज कलर की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये जो शो करेगा, ये क्या करेगा? ब्लू करेगा। इसके जस्ट अपोजिट में देखिए, अगर ग्रीन कलर ये एब्जॉर्ब करता है तो इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा? रेड कलर ये शो करेगा। अगर वायलेट कलर ये एब्जॉर्ब करता है तो येलो कलर शो करेगा। ठीक है ना भाई? तो इस तरह से आप आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, मान लिया जाए कि अगर ब्लू या ग्रीन ये दोनों कॉम्प्लेक्स, अगर ये ब्लू और ग्रीन ये दोनों कलर के रेडिएशन अगर कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करता है, इन दोनों के अपोजिट में देखिए रेड एंड ऑरेंज, ये दोनों कलर बेसिकली वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगा। अगर ये वायलेट एंड ब्लू कलर ये एब्जॉर्ब करेगा, वायलेट एंड ब्लू कलर अगर एब्जॉर्ब करेगा कॉम्प्लेक्स, तो ऑरेंज एंड येलो कलर ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर के रूप में शो करेगा। तो इस तरह से कलर का प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ दिमाग में रखें, सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर कलर डिटरमिन करना चाहते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स
में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका कॉन्फ़िगरेशन डिटरमिन करिए। अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है, मतलब है कि उसमें से D to D ट्रांजिशन होगा, वो कॉम्प्लेक्स कलरफुल होगा। वो कलर डिटरमिन करने के लिए इस चक्र का आप यूज कर सकते हैं, इस डायग्राम को यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है सेंट्रल मेटल आयन का, मतलब वो होगा कलरलेस। इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मतलब D to D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। इसमें तो कम्प्लीटली पैक्ड हैं, सभी ऑर्बिटल्स इसके जितने भी हैं कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर तो मूव करने वाले नहीं हैं। चाहे एनर्जी दीजिए चाहे निकालिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके केसेज में नो D to D ट्रांजिशन एंड कॉम्प्लेक्सेज विल बी कलरलेस। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में रहता है। जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में रहता है सेंट्रल मेटल आयन का फॉर्म, तो फिर भी वो कलरफुल होते हैं, चलिए उन कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।